अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी दिनों से मुझे कुछ ईमेल्स मौसूल हो रही हैं कि मैं यूएई या दुबई के मौजू पर बात करता हूँ तो मुझे चाहिए कि मैं दीगर ममालिक के मामलात पर भी बात करूँ। तो जो मुझे कोई मालूमात हासिल होती हैं मेरी कोशिश होती है मैं उन ममालिक के वीज़ों के हवाले से, लोगों के मसाइल के हवाले से भी बात करूं। हाल ही में अगर आपको याद हो मैंने कनाडा जाने वालों के वीज़े के हवाले से यूएई से आज़रबाईजान, शायद एक किसी और मुल्क का भी मैंने जिक्र किया होगा। लेकिन असल सूरत हाल ये है कि जो लोग, जिस बात का मुझसे तकाजा किया गया है वो ये है कि जो लोग इस वक्त यूरोपीय ममालिक बिलखुसूस यूनान जाने की कोशिश में अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो रहे हैं, या अगर वो यूनान किसी न किसी तरह पहुंच भी जाते हैं उसके बाद उन्हें वहाँ पर किस सलूक का सामना करना पड़ता है, तो इस हवाले से इसी तरह इटली है, स्पेन है, जर्मनी है, इन ममालिक में तो ये लोग पहुंच भी नहीं पाते। इनकी पहली जो मंजिल है वो तुर्की के ज़रिए यूनान है। अब सूरत हाल ये है कि ये लोग ज़्यादातर, इनका ताल्लुक, लोग से मुराद नौजवान तबका जिनका ताल्लुक गुजरात, गुजरांवाला और सियालकोट या इन जो अजला है इनके मुख्तलिफ जो गांव या कस्बे हैं उनसे है। दूसरी बात यह है कि मैंने जो तहकीक की है उस तहकीक के मुताबिक इन नौजवानों में ज़्यादातर जो लोग हैं, अफराद हैं, वो नाख्वानदा हैं, अनपढ़ हैं। किसी की तालीम 8वीं जमात तक है, किसी की मैट्रिक है, किसी की FA है। बहुत कम ऐसे अफराद हैं जिनकी तालीम BA है। बहुत से ऐसे अफराद भी हैं जिनको अंग्रेज़ी का इल्म नहीं, अंग्रेज़ी ना समझ सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं। ये एजेंट्स हजरात को पैसे देते हैं और वालिदैन की जमा पूंजी इस्तेमाल करते हैं, अपने घर वालों का जेवर बेच के, दीगर चीज़ें बेचकर, इवन ज़मीन बेचकर एजेंट्स हजरात को ये पेमेंट करते हैं। फिर ये पाकिस्तान से ईरान, ईरान से तुर्की और तुर्की से यूनान जाने की कोशिश करते हैं। और आप यकीन करें कि हर साल दर्जनों की तादाद में पाकिस्तानी ईरान से तुर्की का बॉर्डर क्रॉस करते हुए जहाँ भाग हो जाते हैं, या तुर्की से यूनान का बॉर्डर क्रॉस करते हुए मौत के मुंह में चले जाते हैं। अब तुर्की से जब ईरान से जब आप तुर्की का ये बॉर्डर क्रॉस करते हैं, ये मैं मुख्तसरन आपको बता रहा हूँ ये रूट क्या है। तो पहाड़ी इलाका है, इनके पास खाने को कुछ नहीं होता, इनके पास पीने को कुछ नहीं होता, सर्दी होती है, ज़्यादातर ये सर्दियों में बॉर्डर क्रॉस करते हैं। कुछ लोग सर्दी से, कुछ लोग भूख से, कुछ लोग प्यास से रास्ते में ही अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं और उनको बाद में उनकी लाशों को जानवर खाते हैं। और जो एजेंट या जो रास्ते में जो लोग इनको लेकर जाते हैं, इसको ये डंकी कहते हैं इस ज़बान में, जो लोग वहाँ का सफ़र करते हैं। और जो लोग इनको लेकर जाते हैं वो इतने ज़ालिम हैं कि कोई शख्स थोड़ी सी भी कंप्लेंट करे तो जानवरों की तरह उसको मारते हैं। एक एक कमरे में, रास्ते में अगर कोई कमरा है तो एक एक कमरे में 25-25, 30-30, 40-40 अफराद को ठहराया जाता है। फिर रात होने का इंतज़ार किया जाता है, फिर रात को बॉर्डर क्रॉस करवाया जाता है। अगर आप तुर्की का बॉर्डर क्रॉस कर लें उसके बाद यूनान का बॉर्डर, यूनान तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं। एक समुद्री रास्ता है जो कि मुश्किल भी है, तवील भी है, और दूसरा एक नहर को क्रॉस करना पड़ता है। ज़्यादातर लोग उसी रास्ते से जाते हैं। और वहाँ पे भी जिन लोगों से मेरी बात हुई है वो उनका ये कहना है कि वहाँ पर रास्ते में आपको जगह जगह
लाशें दिखाई देती हैं, गली सड़ी लाशें, और इतना ताफुन या बदबू है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब इस सारे सफ़र में अगर आप खुशकिस्मत हैं तो आपके 20 से 25 दिन लगेंगे, और अगर आप खुशकिस्मत नहीं हैं तो आपके 4 से 6 महीने भी लग सकते हैं, यानी पाकिस्तान से यूनान पहुंचने तक। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 100 में से 65 या 70 अफराद जिंदा हालत में यूनान पहुंचते हैं, बाकी रास्ते में ही किसी न किसी वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं या मौत का शिकार हो जाते हैं। अब ये सारी सूरत हाल मैंने आपको बयान कर दी। इसके जो एजेंट हजरात जो पैसे लेते हैं उसका रेट है पाकिस्तानी 10 लाख से 20 लाख रुपए। जितने ज़्यादा पैसे आप देंगे उतने रास्ते में आपको सहूलियात फराम की जाएंगी। सहूलियात से मुराद नहीं है, ये नहीं है कि आपको कोई होटल फराम किया जाएगा, आपको जल्दी पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, आपके साथ बुरा सलूक नहीं किया जाएगा, और एक फ़ाइनल रकम की अदायगी आपको जब आप यूनान पहुंच जाएंगे तो फिर आपको करनी पड़ती है। अब इस सारी सूरत हाल के बाद जब आप यूनान पहुंच जाते हैं तो आपको सबसे पहले रहने की जगह नहीं मिलती। ऐसी सूरत हाल भी है कि वहाँ पर पहुँचने के बाद जिन लोगों ने बकिया रकम अदा नहीं की उनको मुख्तलिफ घरों में कैद कर दिया गया। अब वहाँ पे फिर ये लोग आपको फ़रोख्त कर देते हैं मुख्तलिफ ठेकेदारों के हाथों, मुख्तलिफ लोगों के हाथों जिनको इस तरह की सस्ती लेबर चाहिए होती है। और जो नौजवान ये सारा सफ़र करते हैं अपनी ज़िंदगियों को दाव पर लगाकर, बाज़ का 2-2 साल तक उनके वालिदैन को ये मालूम नहीं होता कि वो ज़िंदा भी हैं कि नहीं, और इनकी उम्रें 18 से 28 साल तक आप समझ लें, मैक्सिमम 30 साल तक इनकी उम्रें होती हैं। और ये लोग जब वहाँ पर चले जाते हैं फिर इन लोगों से ग़ुलामों जैसा सलूक किया जाता है। मुख्तलिफ़ इलाकों में जो दही इलाके हैं वहाँ पर भेज कर वहाँ पर माल्टे के बागों से माल्टे तोड़वाए जाते हैं। इनको इंतहाई जानवरों जैसी जगहों पर सुलाया जाता है जहाँ पर बैतुल खला नहीं होती, नहाने का कोई बंदोबस्त नहीं होता। जिस तरह पाकिस्तान की जेलों में कैदी एक दूसरे पर चढ़ के सो रहे होते हैं, इससे मुराद ये है कि बिल्कुल साथ जुड़े हुए, ऐसे इन लोगों को सुलाया जाता है, बेगार कैंप जिसे हम कहते हैं। इसी तरह बाज़ लोग जो है वहाँ जानवरों के बाड़ों में काम करते हैं। जब आप समझते हैं जहाँ पर जानवर होते हैं, भेड़ बकरियाँ, उनकी देखभाल करते हैं और उनको उजरत ना होने के बराबर दी जाती है, यानी सारा दिन 12 घंटे काम करने के बाद 5 से 10 यूरो इनको अदा किए जाते हैं। अलबत्ता इनको मुनासिब खाना दिया जाता है, लेकिन रिहाइश जो है वो इंतहाई गैर मुनासिब बल्कि गैर इंसानी किस्म की रिहाइश होती है। अब वहाँ अगर 100 अफराद पहुँचे हैं तो उनमें से 4 ऐसे होंगे जिनको कोई हुनर आता है, उनको शहरों में कदरे बेहतर जॉब मिल जाती है। और अब ये सारी सूरत हाल आपको बताने का मकसद क्या है कि वहाँ पे जाने वाले ऐसे लोग जिनके पास अब पासपोर्ट नहीं है, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इस पर मैं एक और सीरीज़ भी करूँगा। अब वो ना पाकिस्तान वापस आ सकते हैं। ऐसे अफराद भी हैं जिनके 6-6, 7-7 साल हो गए हैं, अभी तक वो लीगलाइज नहीं हुए, 2-2 साल उन्होंने जेलों में गुजारे हैं, उनको कोई नौकरियां नहीं दे रहा, सड़कों पर बैठे हुए हैं, कोई भीख मांग रहा है, कोई दूसरे से मदद मांग रहा है। अब ऐसी सूरत हाल में अब आप खुद सोचें कि फिर हम कहते हैं कि पाकिस्तानियों की इज़्ज़त कोई क्यों करेगा कि हर 2 नंबर काम में हम लोगों का नाम आता है। और जो मैंने बातें इकट्ठी की हैं वहाँ पर आज भी जो बंगालीज़ हैं, बांग्लादेशी हैं, उनकी काफ़ी इज़्ज़त है, वो एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं उनके साथ जो जुल्म किया जाता है उनमें भी पाकिस्तानी मुलव्वस है, यानी पाकिस्तानी ही पाकिस्तानियों के खिलाफ जुल्म करता है, मुसलमान ही मुसलमानों के खिलाफ जुल्म करता है या उनका इस्तेहसाल करता है। अब वीडियो लंबी हो रही है, मुझे आप ये बताएं कि क्या इस सारी सूरत हाल में हम लोगों को या आप लोगों को, नौजवानों को, क्या ये रिस्क लेनी चाहिए
इतनी बड़ी रकम लगा के अपने वालिदैन की जमा पूंजी खर्च करके वहाँ पर पहुँच के रास्ते में कई मर जाते हैं, कुछ जो जिंदा बचते हैं उनकी हालत, और वहाँ पर अक्सर पकड़े जाते हैं, उन पर तशद्दुद भी किया जाता है, और फिर वहाँ पर आपको नौकरी नहीं मिलती 6-6, 7-7 साल से, 5-5 साल से वहाँ पर आप बेरोज़गार पड़े हुए हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि वहाँ एक यूरोपियन मुल्क में आप ज़रूर हैं, और कुछ लोग इस आस पर वहाँ पर मौजूद हैं कि शायद वो वहाँ से इटली चले जाएं, स्पेन चले जाएं, जर्मनी चले जाएं। ऐसा भी मुमकिन नहीं है। अब पाकिस्तान की एम्बेसी क्या कर सकती है? जो लोग गैर कानूनी तौर पर गए हुए हैं, अगर उनको वहाँ की गवर्नमेंट गिरफ्तार कर लेती है तो पाकिस्तान की एम्बेसी सिर्फ इतना कर सकती है कि उनके साथ गैर इंसानी सलूक न किया जाए। ये इसी तरह है कि कोई गैर मुल्की पाकिस्तान में गैर कानूनी क़याम करते हुए पकड़ा जाए तो उसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट गिरफ्तार कर लेगी। उस मुल्क के बाशिंदा, जिस मुल्क का बाशिंदा है, उस मुल्क की एम्बेसी हुकूमत पाकिस्तान से यही कह सकती है कि जी आप इससे कोई गैर इंसानी सलूक न करें, इस पर तशद्दुद न करें, या ये कह सकती है जी कि आप हमें इजाज़त दें, इस बंदे को हम वकील फराहम करें। अब पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, पाकिस्तान, मुझे नहीं मालूम कि वहाँ पर पाकिस्तानियों को कोई एम्बेसी की तरफ से कोई मुफ्त वकील की सहूलत फराहम की जाती है या नहीं की जाती। ये दूसरे में किसी वीडियो में इसकी सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे लोगों की दास्तानें भी हैं जो हाथ जोड़कर और रो रो कर दीगर पाकिस्तानियों से कह रहे हैं कि खुदा का वास्ता है, अपनी जान का रिस्क लेकर अपने वालिदैन को दुखी करके और एक अजियत, कर्बनाक अजियत, मुसलसल अजियत से गुजरने के लिए आप यूनान ना आए। अगर आपको यूनान जाना भी है तो आप कानूनी तरीके से जाएं, जो कि फ़िलहाल नामुमकिन दिखाई देता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।